जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा। और दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं आज प्रोफ़ेसर डॉक्टर सलीम अली साहब। आप ब्लू एंड गोल्ड डिस्टिंग्विश्ड प्रोफ़ेसर हैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के। और आप इस वक़्त जो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफ़ी एंड स्पेक्ट्रल साइंसेज़ है, वहाँ पे जो है वो हेड कर रहे हैं। और एक बड़ी लंबी सर की लिस्ट है। पीएचडी जो है वो एमआईटी से, फिर मास्टर्स येल से किया हुआ और पढ़ा रहे हैं। और लिखा भी बहुत है, बहुत सारी किताबें हैं। मैं अगर वो तारीफ़ कराना शुरू कर दूँ तो ये लंबी एक चीज़ चल पड़ेगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया डॉक्टर कमर। बहुत खुशी हुई आपसे मिल के थैंक यू सर। आपके। और थैंक यू बताएं। सर। सर, आज आपसे बात करनी है। आपने बड़ी किताबें लिखी, बड़ा काम किया मिनरल्स पे, रेयर अर्थ मेटल्स पे। पाकिस्तान में भी सर हम जो है ना अक्सर सुनते, जब छोटे थे तो वो सुनते थे यार, वो ना हमारा वो जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पे बड़े ज़खायर हैं अरबों डॉलर के, जिस पे अमेरिका की नज़र है, बरतानिया की नज़र है, तागूती ताकतों की नज़र है। लेकिन वो आज तक हमारी उन ज़खायर ने किस्मत नहीं बदली। फिर रिसेंटली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सर आया, तो उसमें पता चला अब चाइनीज़ उसमें आ गए हैं, तो वो एक चीज़ चल पड़ी। अब वो भी कुछ सामने नहीं आया। सर, आप क्या समझते हैं ये जो पाकिस्तान की जो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ मिनरल्स कह लें, जी, इसको आप क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तान के पास कोई वाक़ई बड़े ज़खायर हैं? क्योंकि जनरल पब्लिक ने तो एक जिसे कहते हैं ना, एक गैर रवायती मीडिया से सुना और बातें इधर से जो है ना वो उधर कर दी। आपकी क्या रीडिंग है? आपकी क्या रिसर्च है? ज़रा हमें थोड़ा-सा बताएँ। और क्या जो ज़खायर हैं वो हम क्यों टैप इन नहीं कर सके? सर काइंडली प्लीज़। जी। नहीं, ज़खायर तो बेशक हैं मुल्क के, मगर अगर आप उसको आलमी तौर पे देखें, तो ये कोई ज़खायर उस नौइयत के नहीं हैं, जिस तरह सऊदी अरब के पास तेल है या साउथ अफ्रीका के पास सोना है, उस लेवल के नहीं हैं। मगर ज़खायर ज़रूर हैं, ख़ास तौर पे ये जो रिको दीक डिपॉज़िट है कॉपर का, ये कॉपर का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्कवरीज़ है। पिछले कोई 20 साल के अंदर जो डिस्कवरीज़ हुई हैं, उसमें इसका शुमार होता है। मगर वही बात है कि हम इस चीज़ को फिर लेके तो एक और ही तरफ निकल जाते हैं कि सारी जो भी आलमी ताकतें हैं वो इसके पीछे जा रही हैं, और वो एक जो हमारी तारीखी सोच है ग्रेट गेम के बारे में ना, वो फिर हम उस चीज़ को मेरे मेरे अंदाजे में गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं। जो पिछले जो 100 साल पुरानी एक चीज़ थी, वो ही हम आजकल के दौर में ले आते हैं। और ज़माना बदल गया है, जो लोगों के ग्लोबल ट्रेड का सिस्टम है वो बदल गया है। सो वो ग्रेट गेम की जो सारी नौइयत थी 100 साल पहले, वो अब नहीं है। तो वो आई थिंक उस चीज़ की वजह से कुछ हमारी जो सियासी इस मामले में बातचीत चलती है, वो कोई इतनी मेरे ख़्याल में मुफ़ीद नहीं मुल्क के लिए, क्योंकि वो सारी चीज़ उसे कहते हैं हम अंग्रेज़ी में रिसोर्स नेशनलिज़्म। और वो फिर सारा कुछ उसी के गिर्द बन जाता है कि भई हमने सारे अपने रिसोर्सेज़ खुद डेवलप करने हैं, और उसको डेवलप किए बगैर हम इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो वो रिको दिक का भी यही हुआ कि वो रिसोर्स नेशनलिज्म के चक्कर में हमने कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर दिया। वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कोई इतना फेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वो पाकिस्तान के इस मामले में बिल्कुल सही था। एक जो उन्होंने इस चीज़ को क्वेश्चन किया, मगर एक कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हो गया था उसकी फिर वायलेशन हुई, और फिर वो हमें जाके उसमें नेगोशिएट करना पड़ा। सो वो काफ़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई। तो ये सबसे ज़्यादा जो रीसेंट मिनरल्स के हवाले से तो ये रिको दीक का ही जो केस था वो रहा है। मगर ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें अपने ज़खायर को और डेवलप करना चाहिए। हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हम सुनते हैं जी कोल एक बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, हमने कोल के प्लांट्स भी लगे बिजली पैदा करने के लिए पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का जो एनर्जी मिक्स है, उसमें जी, ज़्यादातर जो है वो हम जो पेट्रोल, डीज़ल बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और बिजली बनाते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है एक सस्टेनेबल नहीं है हमारे जैसे गरीब मुल्क के लिए जिसके पास ज़खायर नहीं है। ये रिसेंटली बात चली जी कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर कोल के जो है वो एनर्जी प्लांट, बिजली के प्लांट्स लगाए हैं जो कोयले से चलते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या दुनिया में कोयला जो है रिडंडेंट हो रहा है? और
वो जो हमारे लगाए गए प्लांट्स, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या जो कोल से लॉन्ग टर्म एनर्जी जो बिजली पैदा करने के जो प्लांट्स हैं, ये ठीक हैं? एनवायरमेंटली कैसे थे? और हमें अगर आपने इसको स्टडी किया है या देखा है, जी। तो क्या चाइना के हवाले से ये जो हमने वो डील क्या अच्छी थी, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? ज़रा काइंडली इस पे थोड़ा-सा हाँ जी, तो वो जो जिसे हम कहते हैं ना एनर्जी मिनरल्स, वो दूसरे जो कमोडिटीज़ हैं, मेटल्स उनसे मुख्तलिफ हैं, तो एनर्जी मिनरल्स में आ जाते हैं, ऑफ कोर्स कोल भी है और ऑयल एंड गैस। तो वो एनर्जी मिनरल्स की जो डिसीजन मेकिंग है, उसके आप 2 पहलू समझ सकते हैं। एक तो पहलू ये है कि मुल्क को खुद एनर्जी शॉर्टेज की वजह से जो ज़रूरियात हैं, उनको हम किस तरह मीट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर तो वाक़ई वो सरप्लस में है, तो हम उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आमदनी आए। पाकिस्तान का जो मेन आर्गुमेंट था कोल के लिए, वो ये था कि हमारी अपनी इतनी एनर्जी शॉर्टेज है और लोड शेडिंग और वो सारा कुछ जो हम जानते हैं, हमें फ़ौरी तौर पे एनर्जी जनरेशन चाहिए और उसके लिए कौन से डिफरेंट सोर्सेज़ हैं। नाउ इसमें फिर एक और जो बारीकी आ जाती है वो ये है कि एनर्जी जनरेशन के लिए हमें 2 किस्म के ज़खायर की ज़रूरत होती है। एक होती है जिसे कहते हैं बेस लोड पावर, जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जब किसी वक़्त भी ज़रूरत हो, वो जनरेट हो सके। उसके लिए बहुत कम सोर्सेज़ हैं जो आपको बेस लोड पावर दे सकते हैं। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्योंकि वो आप किसी वक़्त भी उनको जलाएँ, आप पावर प्लांट चलाएँ और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। दूसरा है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का भी यही है कि वो बेस लोड पावर बड़ी ईज़िली दे सकता है। और तीसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आपकी स्टोरेज कैपेसिटी हो फ्रॉम अदर सोर्सेज, सो जिस तरह अगर आप सोलर है, विंड है, हाइड्रो पावर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, क्लीनर एनर्जी सोर्सेज हैं, वो अगर आप स्टोर कर सकें बैटरीज के थ्रू या और भी तरीके हैं, जिस तरह हाइड्रो पावर के लिए पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज होती है, तो फिर वो भी बेस लोड दे सकते हैं। और फिर उसके अलावा जो दूसरी पावर आपको ज़रूरत होती है वो है जो अपॉर्चुनिस्टिक पावर है, कि जिस तरह सूरज जब बहुत धूप है गर्मियों में, तो आपको सोलर एनर्जी है वो आपको मिल रही है, वो आप उस पॉइंट्स पे पीक में जब इस्तेमाल होती है, वो जिस तरह ड्यूरिंग द डे एयर कंडीशनिंग चलती है, अगर हमारी सोलर बहुत अच्छी कैपेसिटी है समर में, तो वो उसी वक़्त जनरेट हो रही है और यूज़ हो रही है। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना वो पाकिस्तान का रहा है सबसे बड़ा पिछले जो 20 साल के अंदर चैलेंज। और उसके साथ एक और जो पहलू है जिसमें पाकिस्तान का अब कुछ पेशरफ्त होती रही है, वो एनर्जी कंज़र्वेशन। क्योंकि हमारी जो है बहुत एनर्जी वेस्ट भी होती रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, जिसकी वजह से एक इदारा भी है पाकिस्तान में, नीका जिसे कहते हैं, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी जो है, और बल्कि उसके जो डायरेक्टर हैं आजकल वो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर हमारे पीएचडी हैं यहाँ से ही, और सरदार मुअज्जम साहब, वो आई मीन उनका मकसद ही है इदारे का कि आप एनर्जी को एफिशिएंट बनाएं, तो उससे भी फिर बेहतर हालात हो सकते हैं। सो मेरा अपना ख्याल है कि कोयले का इस वक़्त कुछ हद तक आप यूज़ कर सकते हैं, मगर क्लाइमेट चेंज की वजह से और क्योंकि हमारा जो कोल रिज़र्व है, उसकी क्वालिटी इतनी इंफीरियर है कि उसको बर्न करने से सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन और उसके जो बहुत प्रॉब्लमैटिक इम्पैक्ट्स हैं, उसकी वजह से कोयले का बड़ा शॉर्ट टर्म आप रखें, कोशिश करें कि ट्रांज़िशन कर सकें क्लीनर फ्यूल्स को। और सीपेक का भी, अब सीपेक को उन्होंने कोशिश की है कि अब वो ग्रीन करें, क्योंकि सीपेक का इनिशियल जो फेज़ था वो वाक़ई बहुत ज़्यादा कोल पे रिलायंट था। सो आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि उसको भी हम अब ज़्यादा क्लीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ ले जाएँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात होती है पाकिस्तान के अंदर, हम जब छोटे थे तो गैस बड़ी सस्ती मिलती थी, बड़ी थोड़ी मिलती थी और बहुत सस्ती मिलती थी और हर जगह मिलती थी। अब ज़ाहिर बात है आबादी बढ़ी है, वो सारा कंज़म्पशन भी बढ़ गई है और अब पाकिस्तान के अंदर गैस की शॉर्टेज होती जा रही है और अब हमें एलएनजी वग़ैरह इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। तो आप क्या समझते हैं, ये जी। पाकिस्तान जो है ये क्यों क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांज़िशन नहीं कर सका कि अगर हम गैस की जगह भी कहीं बिजली फॉर एग्ज़ाम्पल जी। इस्तेमाल कर सकें? एक तो ये बात बताइए कि ये गैस की कितनी को हमारी शॉर्टेज हो सकती है? मीन्स के हम वी आर रनिंग आउट ऑफ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज़ और हम अगर एलएनजी वगैरह पे चल पड़े हैं, उधर से यूरोप इटसेल्फ जो है वो हम अगर हमारे साथ कहीं कम्पीट करेगा इन चीज़ों में लेने में, क्योंकि रशिया की तरफ से बड़ी वो जो है वो यूरोप को
चैलेंजेस हैं। तो ये आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान क्लीन एनर्जी की तरफ इतना क्यों शिफ्ट नहीं कर सका, और गैस के रिजर्व्स हमारे कितने क्या थोड़े रह गए हैं, क्योंकि आप तो हमारे मिलते। जी, जी, हमारे गैस के रिज़र्व बहुत हद तक डिप्लीट हो गए हैं, क्योंकि हम इस्तेमाल जो करते हैं, हमें गैस इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो जो मीथेन नेचुरल गैस है, बायोगैस है, वो अलग एक है सिचुएशन जो आप रिन्यू कर सकते हैं, जो लैंडफिल से बायोलॉजिकल डिके से भी मीथेन प्रोड्यूस होती है, उसको आप फिर भी कर सकते हैं, मगर उसकी स्केल इतनी नहीं है। सो हमारी जो नेचुरल गैस है, वो तो डिप्लीट हो गई है बहुत हद तक, और अब शायद कुछ और एक्सप्लोरेशन हो, मगर बहुत अनलाइकली है कि हमें मिले। मे बी ऑफ शोर कुछ मिले, मगर उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरत है उसकी। तो फिर एलएनजी इज़ द अदर ऑप्शन, या पाइपलाइंस। अब हमारी थी ईरान के साथ डील, जो आईपीआई पाइपलाइन थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सैंक्शंस और ऑल मसाइल की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकी ज़्यादा। एक तुर्कमेनिस्तान के साथ भी थी, जो टैपी पाइपलाइन जिसे कहते हैं, वो अफगानिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए हैं अब कि वो भी अनलाइकली है कि वो हो सकेगी बिकॉज ऑफ सैंक्शंस एंड ऑल। सो वो पाइपलाइंस हालांकि हमारे करीब ज़खायर हैं, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनसे हमें मिल सकती थी गैस, मगर नहीं। गैस का जो मेन सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो है कि फ्रॉम एन एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव, जब आपको हीटिंग की ज़रूरत हो, चूल्हे जलाने हैं या आपने घर को गर्म करना है, वो डायरेक्टली गैस से अगर आप हीट करेंगे तो वो आपकी जो है एफिशिएंसी बेहतर होगी, बनिस्बत ये कि आप उसको गैस को फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें और फिर वो हीट हो, इस्तेमाल हो। सो गैस का प्रॉब्लम ये है कि हमारी डिमांड बहुत बढ़ गई ना, आबादी हमारी देखें ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, प्लस गैस की डिलीवरी का भी नेटवर्क बहुत बढ़ा दिया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट स्पेशली सर्दियों में। अब मरी जैसे इलाकों में भी गैस पहुंच गई है, तो उनको वाकई ज़रूरत भी है ना। उसके कई अच्छे भी है ना, जो इम्पैक्ट्स हुए हैं वो ये है कि जिस तरह मरी में लोगों ने दरख्त काटने कम कर दिया, बिकॉज गैस वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि नहीं तो दरख्त कट रहे थे ईंधन के लिए। तो गैस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फॉर हीटिंग एंड ऑल्सो एज अ ट्रांजिशन फ्यूल। मगर आइडियली हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये यूज़ हो फॉर दो स्पेसिफिक पर्पसेस, एंड देन उसके लिए भी फिर क्लाइमेट चेंज का भी जो इम्पैक्ट है उसको हमने किसी तरह मिटिगेट करना है। उसके लिए भी टेक्नोलॉजीज के सोचना पड़ेगा कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन किस तरह हो। हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताएँ, और वो है पानी के हवाले से। कहा हम्म, जाता है कि पाकिस्तान में पानी बहुत है, लेकिन वो सारे सैलाब आ जाता है, बहा के ले जाता है, और हम उससे बिजली पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपने थोड़ी देर पहले बात की स्टोरेज की। हमारे जी पास स्टोरेज नहीं है, डैम्स नहीं है पानी के हवाले से, और वैसे बिजली भी इस तरह जिस तरह आपने बात की, उसके लिए भी हमारे पास कुछ स्टोरेज नहीं है। पेट्रोल अगर हमें सस्ता दुनिया में मिले, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी हो, तो हम पेट्रोल भी रख सकते हैं, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में। सो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की ये पानी की क्या कंडीशन है? एक तरफ हमें डर रहता है इंडिया ना कि पानी छोड़ दे, जी दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास उसके वो नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। सो हाउ डू यू सी हम तो, अब बातें हो रही हैं वाटर वॉर्स की बातें हो रही हैं। अब हम्म, बात हो रही है कि भाई पानी के ऊपर जंग हो सकती है, क्योंकि जी कभी हमें लगता है इंडिया पानी छोड़ देगा, कभी कहेंगे इंडिया पानी छोड़ेगा नहीं दरियाओं का, मतलब इस तरह की भी है। तो हाउ डू यू सी वाटर एज ए जिसे कह लें कि ये पाकिस्तान के लिए कितना इसके मसाइल फ्यूचर में दरपेश हो जी। सकते हैं, अगर हमारे पास वो नहीं हाँ, जो स्टोर। पानी का जो मसला है वो ये मेनली तो ये है ना कि हमारी जो नेचुरल रेनफॉल है, बारिश हमारी, वो मखसूस 2-3 महीने में सारे साल की बारिश का बेशतर जो हमें मिलता है ज़ख़ीरा, वो तब मिलता है। तो वो मानसून क्लाइमेट है हमारा, और उसी की वजह से वो फिर फ्लडिंग होती है। तो जब पानी या तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है जब ज़रूरत नहीं होती, और जब ज़रूरत होती है वो होता नहीं, तो उसके लिए फिर स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस आर इम्पॉर्टेंट। और उसके लिए हमें चाहिए कि डोनर्स के साथ भी बात करें, और उसमें ज़रूरी नहीं कि डैम्स हों, देयर आर अदर वेज इन विच वी कैन डू दिस। अब जिस तरह एक वो प्रोजेक्ट है ग्रीन क्लाइमेट फंड का पाकिस्तान में, उसका नाम है रिचार्ज पाकिस्तान, कि जब फ्लडिंग का जब बहुत बारिश हो तो वो पानी सारा जो नेचुरल बेसन्स हैं हमारे कुछ डेजर्ट्स में, अदर एरियाज, वहाँ पे वो पानी स्टोर कर दिया जाए, और फिर व्हेन इट्स नीडेड इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड। सो इसी तरह रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम्स घरों में, जब घर डिज़ाइन करें, जोनिंग के अंदर ये हो सकता है कि हर घर के अंदर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम हो। तो वो आप सिस्टर्न्स हों घरों पे, अब जो कई घरों में है मगर बहुत कम है अगर देखा जाए, ख़ास तौर पे जो अमीर घराने हैं वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे उनको होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं।
जो डिफेंस की कोठियां हैं उनमें कहाँ है इस तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, वो वैसे ही टैंकर बुलवा लेते हैं। मगर अगर इन्वायरमेंटली देखा जाए उन सारे घरों में ये होना चाहिए। सो इससे फिर ये है कि आपकी पानी की किल्लत का मसला कम हो सकता है, बिकॉज वो आप उसमें फिर वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा लें कि वो उसको पानी को साफ कर सकें फॉर योर यूजुअल कंजम्पशन पर्पसेस। अभी वो नेस्ले वगैरह की लॉटरी निकली हुई है कि वो हर जगह पानी बेच रहे हैं, तो वो अगर आपके घरों में फिल्ट्रेशन सिस्टम हो और तो वो ज़रूरत नहीं है वो कि आपको ये सारा जो है कमर्शियल प्लास्टिक बॉटल्स में पानी खरीदना पड़े। सो ये थोड़ा सा हमें इमेजिनेटिवली इन चीज़ों को देखना चाहिए और इसको अपस्केल करने की ज़रूरत है, तो पानी का मसला हल हो सकता है आई थिंक, बिकॉज हमारे ओवरऑल अगर एनुअल बेसिस पे देखा जाए तो इतनी बारिश हो जाती है कि हम इसको मीट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको ज़रा लिंक कर दीजिएगा थोड़ा-सा कि ये जो इंडिया के साथ पानी का हमारा रहता है। हाँ, नहीं वो इंडिया के अपने मसाइल भी पानी के बहुत हैं। फिर अफ़गानिस्तान के साथ काबुल, इंडिया के साथ तो फिर भी हमारी इंडस वाटर्स ट्रीटी है। काबुल रिवर पे तो कोई हमारी ट्रीटी भी नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ। सो वो और बात है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी वाज़ नेवर एन एनवायरनमेंटल ट्रीटी। इट शुड बी रीनेगोशिएटेड इन माय व्यू विद एन एनवायरनमेंटल व्यू। बिकॉज़ वो तो जब वर्ल्ड बैंक ने उसको नेगोशिएट किया था, वो उन्होंने 6 दरियाओं को बाँट दिया, 3 एक को, 3 एक दूसरे को, और उसमें कोई एनवायरनमेंटल इश्यूज़ का कोई वो था ही नहीं कि भई ये किस तरह होगा। उन्होंने कहा जी डैम बना देंगे और फिर बाकी ये आपस में सॉर्ट आउट कर लें। मगर अब क्योंकि हमारी जो वाटर स्कैर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ हैं, उसके बेसिस पे इट कैन बी रीनेगोशिएटेड। बट ये आई थिंक डोमेस्टिकली हमारे पास इनफ वेयरविदऑल है कि हम इसको सॉल्व कर सकें। और ये वो फिर एक सियासी मामला बन जाता है, ब्लेम करना इधर-उधर, मगर ये ऐसी चीज़ें डोमेस्टिकली भी हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया अपर राइपेरियन है, पानी उनकी तरफ से आता है, जो पंजाब के दरिया हैं ख़ास तौर पे, इस वजह से उनको एक कंट्रोल है, जो हमारे पास नहीं है, जो हमेशा होता है डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम राइपेरियन स्टेट्स में। तो वो उसका हो सकता है कि ज़रूर कुछ थोड़ी-सी नेगोशिएशन हो, मगर ये जो डोमेस्टिक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो तो इंडिया के बगैर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 1-2 सवाल और करूँगा, मैं सारी जी। चीज़ों को ले रहा हूँ आज स्लोली-स्लोली। फ़ॉरेस्ट को ले रहा हूँ कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो टोटल लैंड मास है उसमें तकरीबन 4% शायद फ़ॉरेस्ट हैं। आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, ये जो रिसेंटली इमरान खान साहब ने एक ड्राइव शुरू की थी दरख्त लगाने की, और फिर कहा जी कि बिलियंस ट्री सुनामी, फिर मुझे याद है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी उसके ऊपर बात की, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने भी उसके ऊपर बड़ा एप्रिशिएट किया कि जी ये जो दरख्त लगा रहे हैं पाक, और हम ये भी समझते हैं क्योंकि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बात चल पड़ी है कि टेम्परेचर दुनिया में बढ़ रहे हैं, हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत है। तो जो इमरान खान साहब की ड्राइव थी, आपको लगता है कि वो एक दैट वाज़ अ गुड वे कि जिससे एटलीस्ट लोगों के अंदर मोमेंटम बिल्ड किया जाए, उनको बताया जाए कि दरख्त लगाना कितना इम्पोर्टेंट है? और आप क्या समझते हैं कि जितनी डिफ़ॉरेस्टेशन हुई है, हमें कितने कुछ चैलेंजेस उससे भी दरपेश हैं? क्योंकि गर्मियों में बड़ी अब गर्मी जो है बहुत ज़्यादा 50 तक टेम्परेचर चला जाता है बहुत सारे एरियाज़ में। सो इस पे क्या जी। आपकी नहीं, दरख्त लगाना बड़ी अच्छी एक है हमारी कैंपेन है, जो कि पूरी दुनिया में सराही गई है। अब ये कौन से दरख्त लगा रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, ये चीज़ ऑन द ग्राउंड देखनी है, क्योंकि हमें चाहिए कि एक तो नेटिव ट्रीज़ लगाएँ जो हमारी अपने ये जो इकोसिस्टम के हवाले से जो जो पाकिस्तान में दरख्त होने चाहिए। मगर वो प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि पॉलिसी में वो फिर एक तो चीज़ें मार्केटिंग के लिए बड़ी यूज़फुल हो जाती हैं, तो फिर बाकी चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं। तो दरख्त ज़रूर लगाएँ, मगर आपकी सारी एनवायरनमेंटल पॉलिसी जो है वो दरख्त लगाने पे नहीं आप उसको रेस्ट कर सकते। सो वो ये मसला थोड़ा हो गया था। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अंदाज़े में वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स जो है हमारी वो वेस्ट मैनेजमेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अगर आप एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के हवाले से लोकल गवर्नमेंट टोटल जो एनवायरनमेंटल इश्यूज देखें, तो वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूज इशू, बिकॉज आप उसकी वजह से नॉट जस्ट एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। देयर आर चिल्ड्रन डाइंग ऑफ डिजीजेज विच आर इंटायरली प्रिवेंटेबल बिकॉज हमारे ये पानी की आलूदगी की वजह से। अब रावी रिवर जो है वो एक बहुत बड़ा सुअर बन गया है।
क्योंकि कोई वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। गंदे नालों का जो निज़ाम है अभी तक पूरे आप हमारे हर शहर में देख रहे हैं। इवन जो अच्छे कई आबादियां हैं, इस्लामाबाद के बड़े टॉप सेक्टर्स में गंदे नाले बह रहे हैं। शर्म का मुकाम है। F7 जैसे जी बड़े वैसे वहाँ 10-10 करोड़ के घर हैं और ये अभी तक हमने नहीं इस चीज़ को रिजॉल्व किया। डॉक्टर साहब आप 100-100 करोड़ के हो गए, 70-70 करोड़ के। अब महंगाई अब महंगाई भी हो गई है और दूसरा ये पैसे की वैल्यूएशन भी हाँ, हो गई वही है। तो अब देखें ना, ये हिसाब है। अब ये बड़ा सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, मगर नहीं किया है उसको अटेंशन, नहीं दरख्त हम लगा रहे हैं वो ठीक है, बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स दीज अदर प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि एक हमें मार्केटिंग स्लोगन मिल गया है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे करना है, दैट इज़ अबाउट द एनवायरनमेंट। ये रिसेंटली पाकिस्तान ये जो फ्लड्स आने की वजह से हमने दुनिया की बड़ी अट्रैक्शन लेने की कोशिश की। श्री रहमान पूरी दुनिया में गई, उन्होंने कुछ ट्रीटीज़ वगैरह पे भी पाकिस्तान पे कहा जी कि दिस टाइम इट इज़ पाकिस्तान, नेक्स्ट टाइम इट कुड बी एनीवन एल्स। बहुत सारे हमने कैंपेन्स जी। में हिस्सा लिया। लार्जली दुनिया जो है वो हम पे शायद इतना ट्रस्ट नहीं करती जब बाहर से फंडिंग आती है, क्योंकि हम उनको और चीज़ों में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जी। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के ये जो एनवायरमेंटल ये जो थ्रेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लड्स और इस तरह जिसको हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं, बिकॉज अब ये एक पहले तो होता ना सिर्फ रवायती सिक्योरिटी में हम पैसे झोंकते थे सारे, अब जी। ये गैर रवायती, क्योंकि ह्यूमन सिक्योरिटी भी तो वो भी इंसान भी तो बचाने हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को कितना को खतरा है इस हवाले से, ये फ्लड्स के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, या कि दिस इज अ वन टाइम चीज होती है, 10 साल बाद हो गई, अब कौन सा रोज रोज होनी है ये। हाँ, नहीं ये तो एक ऐसी चीज़ है जो ये होती रहेगी, और अभी 2011 में भी फ्लड्स आए। अब ये तो अनफॉर्चुनेटली हम एक जो क्लाइमेटिक सिस्टम में रहते हैं, मॉनसून सिस्टम में नेचुरल फ्लडिंग भी होती है। अब आबादी भी बढ़ गई है, उसकी वजह से और भी इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज का भी इसमें इम्पैक्ट है, मगर इसको सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे नहीं हम ब्लेम कर सकते। इनफैक्ट कई जो क्लाइमेटिक मॉडल्स हैं दे सजेस्ट कि एक्चुअली देयर कुड बी अ वीकनिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द मॉनसून सिस्टम इन द फ्यूचर, जिसकी वजह से ड्राउट्स का ज़्यादा खतरा है। सो अब बहुत अनसर्टनिटी है इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट। ये ज़रूर है कि क्लाइमेट चेंज कर रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके लिए हमें वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ड्राउट्स एंड फ्लड्स। एंड शेरी रहमान साहिबा ने जो इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, उसमें बेशक बहुत इम्पैक्ट हुआ है, और वो ये जो इजिप्ट में फाइनल डील हुई है ऑन द लॉस एंड डैमेज फंड, उसमें बहुत हद तक पाकिस्तान को क्रेडिट लोग दे रहे हैं कि वो फाइनल आवर्स में जो नेगोशिएशंस में वो एक फंड बना दिया गया। अब उस फंड में पैसे कितने डाले जाते हैं और वो क्या आगे पैसे कब जाते हैं जब कोई हादसा होता है, वो देखने की बात है। क्योंकि एक पहले भी ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 में बना था, और उसमें जो डोनर्स ने प्रोमिस किए थे वो डिलीवर करने में उनको 11 साल लग गए। अब जाके उसका $100 बिलियन टारगेट था, अब जाके वो इस साल कह रहे हैं कि जी मीट होगा। सो सो ये है, अब देखने को है कि आगे कहाँ तक बात जाती। मगर क्लाइमेट चेंज, अब ये प्रॉब्लम यही है ना हमारी कि वो मार्केटिंग में लोग चले जाते हैं। अब सिर्फ क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट द ओनली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा है ना। आप ये दूसरी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो डे टू डे बेसिस पे भी लोगों को इतनी इम्पैक्ट कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी वास्ट सब्जेक्ट है और इस पे तो अभी हमें समझ भी नहीं है। जनरल अभी अभी तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को इतनी समझ नहीं है, हालाँकि बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, बड़ा लोगों को पता चला है। जनरल पब्लिक को तो बिल्कुल ही समझ नहीं है, लेकिन ये फ्लड्स जो आए हैं और ये क्योंकि इतने ज़्यादा नॉर्थ में नहीं आते, पंजाब में, इस्लामाबाद में, तो जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी इसका एहसास नहीं है। दे गो इन साउथ, तो शायद वहाँ पे वो आ भी जाएँ तो जो एलीट को इतना शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिस इज़ समथिंग जिसने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया और ये एक बड़ा सीरियस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। इतनी ज़्यादा आबादी जो है वो मुतासर हुई है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अली साहब। सर इट वाज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड नोइंग सो मच फैक्ट्स, और उम्मीद है हमारे दोस्तों को भी, तो देखने वालों को उनको पसंद आएगा। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया सर। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर कमर।